नमस्कार साथियों, आपका सूरज सिन्हा एजुकेशन नंबर 1 चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका है और आज हम लोग कर रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो महत्वपूर्ण तिथि थी उसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो तिथि अभी भी काफ़ी बच्चों के माइंड में जो है वो कंप्लीट से नहीं बैठा है। तो हम उसके लिए खुद हम सामने आएंगे अपने वीडियो में और ब्लैक बोर्ड पे उसे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो अगर आपको उस वीडियो को प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्द बनाऊं, तो आप हमारे कमेंट में मैसेज डालिए कि जल्दी बनाइए। आप मुझे सर नहीं भैया भी बोल सकते हैं, छोटा भाई भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आपका मन है कि मैं उस वीडियो को बनाऊं ताकि आपको तिथि याद हो सके, तभी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा, आपके सामने पब्लिश करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है और जहाँ तक कि काफ़ी बच्चों का है, तो मेरा जो मैं क्लास भी करवाता हूँ बच्चों का, तो मेरे पे इतना समय नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। अगर आप बोलिएगा तो मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो आज 2.2 उदारवादी राष्ट्रवादी के क्या मायने थे, इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लिखा है, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। तो इसे समझते रहिएगा, ठीक है। मेरा काम है पढ़ना और आपको समझाना, लेकिन उसको करना आप ही का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। मैं बस इतना कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको और क्या बोल सकता हूँ कि नोटिस बना लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत सर पे है, किसी 10वीं क्लास सबसे बड़ी क्लास होती है, क्योंकि आपका हर जगह मार्कशीट सिर्फ 10वीं क्लास की ही ज़्यादातर मांगी जाती है। तो आपको जो 10वीं क्लास में अंक प्राप्त करने हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आभा किताब होती है उसमें कोई मायने नहीं रहता। तो जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको समझना भी है, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बाद आप उसको 2-3 बार वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए। लेकिन अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और कुछ दिन बाद हम इसे पूरा ब्लैक बोर्ड पे कोशिश करेंगे कि समझाने का समझाएंगे, लेकिन आपको कमेंट आना चाहिए तभी करेंगे उस चीज़ को। तो पढ़ते हैं। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। प्रशासनिक क्रांति के बाद से उदारवाद निर्कुल शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देने हेतु उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो इसको समझा दूं, चलिए आपको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कोई ज़्यादा लंबा होगा नहीं, छोटा सा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और 39 राज्यों का एक महासंघ बना।
इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैप्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राई वर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन वादिरहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो अब हमने इसे पढ़ लिया, अब इसे पढ़ेंगे यानी कि इसको समझेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी हमारा पहला यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है पार्ट 3 को देखने का। आप अभी भी इस वीडियो को छोड़ के पार्ट 1 देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, इसको हम लास्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ से अभी स्टार्ट किए थे वहीं पे आ जाते हैं। ये रहा, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो ये देखिए, अभी हमने उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे इसको पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़ा। अब जो हम इसे समझेंगे वो अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको और हमें कोई दिक्कत ना हो। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। देखिए, यूरोप जो था 19वीं सदी के शुरुआत में ही, शुरुआती जो दशक होते हैं, ठीक है, उसी में वह उदारवाद से जुड़ा हुआ था। उदारवाद यानी कि लाइबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी। देखो, जो नए मध्यम वर्ग थे ना, उनके लिए जो मतलब था वो क्या था कि व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अब देखो, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि राजनीतिक रूप से जो उदारवाद था वो उदारवाद जो था वो किसके सरकार पर जोर देता था? तो जो सहमति से बनी हो उदारवाद उसी पे जोर देता था। ठीक है, प्रशासनिक क्रांति के बाद से उदारवाद निरकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। अब देखो, प्रशासनिक क्रांति के बाद से उदारवाद जो था वो निरकुश शासक, निरकुश यानी कि अभी मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में निरकुश बताया था, सेकंड वीडियो में भी बताया मैंने, अब थर्ड वीडियो में नहीं बताऊंगा। निरकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। ठीक है, जो निरकुश शासक था उसके पादरी वर्ग, ठीक है, विशेषाधिकार की समाप्ति, उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। ठीक है, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांति, दोस्तों हम इसको कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अभी शायद कोई इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए इसको अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।
इसको हम कंप्लीट समझा देंगे, बोर्ड हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें हमने उसको डिटेल से समझा रखा है, और इसको भी देख लीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना कोई ना भूलिए, बेल आइकन करना कोई ना भूलिए, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने में तभी मज़ा आता है जब हमारे संग लोग जुड़ते हैं, ठीक है।